हमारा है इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस लिहाज से पढ़ना है कि आप लोगों को एक बात का अंदाज़ा होगा कि एवरी टाइम जब हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो चाहे वो सेल हो और चाहे वो बॉडी जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की हो, एक बात तय है और वो ये है कि दैट बॉडी नीड्स सपोर्ट चाहिए होती है। मतलब जो सपोर्ट है वो ज़रूरी है उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेनेंस ये ज़रूरी होती है। कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए उसको कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आप अपने घर को मतलब अपने घर की दीवारों और छतों को आमतौर पे सरियों से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जो है वो हमारे सेल को सपोर्ट चाहिए होती है। सेल नीड्स सपोर्ट। ठीक है, सेल को सपोर्ट चाहिए होती है और ये जो सपोर्ट होती है इसके लिए सेल को ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए, हमारे बॉडी के अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म जो है उसको आमतौर पे अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन की, तो हमारे पूरी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है? हम एक गोश्त का पहाड़ हैं अगर हमारी बॉडी में क्या ना हो, स्केलेटन ना हो। अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन ना हो यानी हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर स्केलेटन की फॉर्मेशन ना हुई भी हो। बिल्कुल ऐसे ही सेल को भी सपोर्ट चाहिए और सेल में भी ख़ास तौर पर साइटोप्लाज्म जो है इसको सपोर्ट चाहिए। क्यों? इसके ऊपर बहुत से ऑर्गेनेलिज डिपेंड कर रहे होते हैं। पूरा आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो साइटोप्लाज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। ऐसी सूरत में साइटोप्लाज्म को सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, इस सपोर्ट को लेने के लिए फिर कौन से ख़ास तरह के जो है वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर यूज़ होता है ये सपोर्ट लेने के लिए, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, यानी सेल का स्केलेटन। ठीक है, सेल का स्केलेटन उसको नाम दिया जाता है। और ये जो सेल का स्केलेटन होता है इसके मेजर 3 जो हैं वो मतलब आप यूँ कह लें कि जैसे ईंटें, गारा, सरिया ये हम यूज़ करते हैं अपनी बिल्डिंग में, बिल्कुल इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है वो 3 ऑब्जेक्ट्स पर कंपोज्ड होता है। ये बेसिकली प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं जो 3 तरह के होते हैं जो हमारे साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा स्केलेटन कौन बनाता है? हमारा स्केलेटन बनाती हैं बोन और हमारा स्केलेटन बनाती हैं कार्टिलेज। बिल्कुल ऐसे ही साइटोस्केलेटन जो है उसकी बोन्स और कार्टिलेज किससे बनी हुई होती हैं? प्रोटीन फिलामेंट से। उन प्रोटीन फिलामेंट्स के नाम क्या हैं? जैसे ये खास तरह के और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगहों पर यूज होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरी तरह के फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरी तरह के जो होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इधर देखिएगा, उनको हम नाम दिया करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 तरह के मतलब मैं इसको बार बार एक ही नाम दूंगा, सरिये। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ये ना ऐसे इस तरह की शेप में होते हैं आमतौर पे। कोई ज़रा थोड़ा सा थिक होता है, कोई थिन होता है, लेकिन होते ये इस तरह की शेप में है। तो क्योंकि ये सेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? ये फाइबर्स हैं, ये प्रोटीन फाइबर्स हैं या ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे छतों और घरों की दीवारों में हम जो है वो सतून के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर सरियों का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सेल के अंदर डिफरेंट फाइबर्स यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, माइक्रोफिलामेंट्स के और माइक्रोट्यूब्यूल्स के। इनका यूज़ कैसे होता है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। बेटा आप लोगों की बुक में इन्होंने तीनों कैटेगरीज बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो ये है बेटा, याद रखिएगा कि ये इनमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिएगा बेटा, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इनका इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। लिहाजा एक बात आपसे ये बात भी मुझे करनी याद नहीं रही कि सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस हैं और राइबोसोम्स भी, और ये भी। ठीक है, इनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें जो है वो प्रोटीन होती हैं जैसे ट्यूबुलिन। द मेन प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर, ये देखिए ये प्रोटीन लिखी हुई है, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ये 3 प्रोटीन्स हैं। मैं अगर यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ इन प्रोटीन्स की,
यहाँ पर जो है वो ट्यूब्यूलिन मैंने ऊपर लिख दी, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। और अब आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ बेटा कि ये एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन जो हैं, ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं ये कहाँ मौजूद होती हैं? ये तीनों प्रोटीन्स जो हैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन तीनों प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी मूवमेंट। और आपको पता है ये तीनों प्रोटीन्स हमारे मसल्स में मौजूद होती हैं और इंतहा से ज़्यादा मौजूद होती हैं। हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करनी होती है हमारे मसल्स ने, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी इन तीन प्रोटीन्स की वजह से होती है, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। इसी तरह ट्यूब्यूलिन है, ट्यूब्यूलिन हमारे सेल में बड़ा बेसिक रोल प्ले करती है। वो क्या करती है वो अब मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो क्या रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो जितनी भी सेल के अंदर, अब देखें सेल के अंदर कई तरह की मूवमेंट होती है। जैसे अगर आपने गोल्जी वेजिकल है, आपने गोल्जी वेजिकल बनाई, गोल्जी वेजिकल की कोई एग्जांपल दीजिएगा बेटा मुझे, गोल्जी वेजिकल की कोई एग्जांपल दें। हाँ भाई जल्दी से। गोल्जी अपरेटस से बनने वाली कोई वेजिकल जो आपने इससे पहले पढ़ी हो। जी लाइसोसोम, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। परऑक्सीसोम भी इसी में आएंगे। गोल्जी वेजिकल बनाते हैं लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम जो है ये पूरे सेल में फिरता है, इट मूव्स इन द सेल, मूव्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर फिर रहा होता है ये, मतलब ये किसी जगह पर स्टॉप नहीं होता बल्कि सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होता है। इसको मूव करवाने वाला कौन होता है? आपको पता है कि इसको साइटोप्लाज्म में मूव करवाने के लिए लाइसोसोम को, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, लाइसोसोम को मूव करवाने के लिए इसके साथ एक अदद आके लग जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, और जहां जहां मूव करवाना होता है ये लाइसोसोम उस मूव में इस माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए मूव करता है। यानी ये जो मैंने आप लोगों को ये थ्रेड सा बनाकर दिखाया है, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये आकर चिपक जाता है, और ये जब चिपकता है तो जो लाइसोसोम है, ये मैं ऑरेंज कलर का इसको जो है वो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ये लाइसोसोम ये जहां भी इसने मूव करना होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए करता है। अच्छा बेटा मुझे एक और बात बताइए, आपने इससे पहले किसी प्रोसेस में ये पढ़ा है कि सेल की फलां चीज से आकर एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हुआ और वो मूव करना शुरू हो गई? क्वेश्चन जरा एम्बिगुअस है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल के किसी ऑब्जेक्ट के साथ आके माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हुआ और माइक्रोट्यूब्यूल ने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। आपको याद होगा मैंने ये इसीलिए क्वेश्चन जरा एम्बिगुअस सा फेंका है, क्योंकि ये क्वेश्चन है एम्बिगुअस, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जब याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। आपको याद होगा आपने पढ़ा हुआ है माइटोसिस में कि यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इस तरफ, ठीक है, ऐसे ये क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, यहाँ से एक माइक्रोट्यूब्यूल आता है, यहाँ से दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल आता है, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। जी ये बात अपने ज़हनों में रखिएगा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। और क्या होता है कि ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आकर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और वापसी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम दरमियान में से टूट जाते हैं और अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं। याद आया कुछ आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है स्पिंडल फाइबर के जरिए, ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो अभी हम ये मूवमेंट पढ़ेंगे, सेल के अंदर होने वाली जितनी मूवमेंट है, सेल में कोई प्रोटीन मूव करती है, कोई एंजाइम मूव करता है, कोई भी वेजिकल मूव करती है, कोई भी चीज मूव करती है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह के अलावा सेल में जो भी चीज मूव करती है वो ये साइटोस्केलेटन की वजह से करती है। एक और मूवमेंट आपने पढ़ी हुई है साइटोप्लाज्म की, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ये आप लोगों ने पढ़ी थी और मैंने आपको स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम भी बताया था उस वक्त। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम क्या होता है बेटा? स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम होता है साइक्लोसिस, ये उस वक्त हमने डिस्कस किया था। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म ऐसे वेव लाइक मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसने साइटोप्लाज्म में मूव करना होता है
वो इसके ऊपर होता है और वो मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हमें पता है कि साइटोप्लाज्म एक्चुअली किसकी वजह से मूव करता है। साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, इसकी रीजन एक्चुअली है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन की वजह से मूव करता है, ठीक है। तो अब मैं जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा अभी मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे भी थोड़ा सा जो आप लोगों को वो इसका दिखाऊं, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस और and amoeboid movements are because of microfilaments, whereas intermediate filaments are involved in determination of cell shape। अच्छा, सेल की शेप को, खास तौर पे एनिमल सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यूज होते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तकरीबन 2016 या 17 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है, साइटोस्केलेटन, सेल का जो स्केलेटन है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इसमें आपको 3 तरह की मेजर फंक्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 मूवमेंट, ठीक है। पहली जो मूवमेंट, ये मूवमेंट कौन सी है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं सीलिया, सीलिया भी मूवमेंट के लिए यूज होता है। फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, वो भी मूवमेंट के लिए यूज होता है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया मूवमेंट में साइक्लोसिस है, वो किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइक्लोसिस माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोसिस हो गई। अच्छा, इसके अलावा सेल शेप, ये जो स्केलेटन होता है ये सेल शेप मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको इन 3 प्रोटीन के बारे में क्या बताया, ये भी हमें हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, तो ये भी मूवमेंट में शामिल होगा, क्योंकि हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन देने का मतलब ये कि हम मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों प्रोटीन, तो ये सारा कुछ साइटोस्केलेटन के बेसिकली 2 मकासद हैं, एक मूवमेंट, दूसरा सेल शेप। ये 2 मकासद जो हैं वो साइटोस्केलेटन के आमतौर पर हुआ करते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल गिवन है। 3 तरह के जो है साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अच्छा, ये जो स्लेंडर होता है ना, इसका मतलब होता है वेरी नैरो। एक वर्ड होता है साइलेंडर। साइलेंडर होता है एक ऐसी शेप जो 2 साइड से जो है वो थोड़ी सी नैरो हो और दरमियान में से वाइड हो, ये साइलेंडर होता है, ठीक है। एक होता है स्लेंडर, स्लेंडर होता है नैरो। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, देयर रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। जिस तरह मैंने आपको माइटोसिस में भी बताया कि माइटोसिस जो है उसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका बड़ा बेसिक रोल होता है। माइटोसिस के दौरान इन्होंने क्रोमोसोम को उठाकर अपने अपने पोल्स पर लेकर जाना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को ऐसे ये बनाकर दिखाया, इधर से मैंने काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, वो किसकी वजह से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं मोर स्लेंडर साइलेंडर, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल से ज्यादा नैरो होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ज्यादा नैरो होते हैं। मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन लिंक टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल सेल मोशन, ठीक है। तो ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं और सेल के अंदर के जितने मूवमेंट्स होती हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, ज्यादातर इनका काम होता है कि सेल के अंदर जो माइटोसिस वगैरह है वो करवाना। माइक्रोफिलामेंट सेल के अंदर के मोशन, जैसे सेल के अंदर के मोशन कौन से होते हैं, साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर का मोशन होती है, तो वो किसकी वजह से होता है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये सेल शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये आप लोगों ने ओवरऑल क्या देखना है इस पूरे आर्टिकल में कि ये तमाम जो तीनों तरह के कंपोनेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, ये जो आपका सेल शेप है और सेल मूवमेंट्स है उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी। बेटा ये क्लियर हो गया, समझ आया ये जो है वो इसको मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी, दोबारा बोलें। एमीबॉइड मूवमेंट्स होती हैं वो मूवमेंट जो जिसमें सीलिया भी इन्वॉल्व ना हो, जिसमें फ्लैजेला भी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। सेल खुद ही अपने आप को मूव करे, जैसे हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये खुद ब खुद मूव करते हैं, ना इनमें सीलिया होते हैं
ना इनमें फ्लैजेला होते हैं। अमीबा में ना सीलिया होते हैं, अमीबा की अगर बात की जाए, अमीबा में ना सीलिया होते हैं ना फ्लैजेला होते हैं। अमीबा अपने सेल को खुद ही मूव करता है और जिस तरफ उसने जाना होता है उस तरफ मूव करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनके पास ना सीलिया होते हैं ना फ्लैजेला होते हैं। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये अपने ही अंदर वेव लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। किसके जरिए? इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के जरिए अपनी शेप को आड़ा तिरछा करके उस जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको आड़ा तिरछा मूव करने को एमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को जो है वो साइटोस्केलेटन के जरिए जो मूवमेंट है वो दिखाता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये इस लिहाज से इनकम्प्लीट है, ये इसमें आपको कंप्लीट बात नहीं बताई गई। तो मैं जो है वो यूट्यूब ओपन करके तो आप लोगों को ज़रा यूट्यूब की आवाज़ लाने के लिए ना मुझे जो प्रेजेंटिंग वाली है ना ऑप्शन वो दोबारा ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ आना ज़रूरत है इसमें ना। मैं 1 मिनट बस इसको ओपन कर लूँ। इस वीडियो कॉल है ना सारी वो खींची हुई है स्पीड। अच्छा ये क्या था? हाँ, माइक्रोफिलामेंट्स। The cells provides for the structural support and movement of organelles, moving and separating chromosome microtubules, thin microfilaments, and medium. चलिए अब मैं करता हूँ शेयर प्रेजेंट नाउ इंटायर स्क्रीन। डेस्कटॉप ऑडियो की ऑप्शन आती थी, वो किधर से आएगी? चल इसी से। जी बेटा स्क्रीन शेयर हुई? अभी तो नहीं हुई, अब हो गई। जी बेटा ये नज़र आ रहा है आप लोगों को यूट्यूब? Sized intermediate filaments. ये देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, और ये जितने यूनिट्स हैं ना ये इस पे गौर कीजिएगा। ये मेरे माउस कर्सर को देखें, ये 2 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होती हैं, अल्फा और बीटा गालबन। ये मिल के जो हैं ये इसकी फॉर्मेशन करती हैं। देखिएगा Subunits not forming microtubules are dissolved and scattered throughout the cytoplasm. As subunits are readily available, microtubules can be assembled and disassembled as required by the cell. Subunits are assembled into microtubules by microtubule organizing centers found at various locations within the cell. All eukaryotic cells have a microtubule organizing center near the nucleus, called the centrosome. During cell division, the centrosome produces a football-shaped array of microtubules. ये वही दिखा रहे हैं वो जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था ना, इसका ये क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम को अलग करने वाला जो सेपरेटर है। A pair of organelles called centrioles are located by or in the centrosome. Centrioles are short, barrel-shaped rings
with 9 microtubule triplets forming their outer edge. As a cell prepares to divide, the centrioles are duplicated, and one pair moves to each daughter cell. In cells that have structures called cilia and flagella, the centrioles multiply and move to the surface of the cell, where they become anchored just beneath the plasma membrane, forming basal bodies. 10 pairs of microtubules grow out of each basal body. One pair grows from the center of the basal body, while the other 9 pairs form the outer infrastructure of a cilia or flagellum. A gap the width of a microtubule exists between each of the outer microtubules or tubules to band. ये flagella की movement, cilia और flagella की movement. And numerous structures that extend from the cell membrane. ये cilia की जो movement है ये उसी की वजह से है. ये देखें, ये इधर इसकी movement, ये जो movement है, ये देखें, cilia की movement जो है बिल्कुल ऐसे इसी वजह से जो है वो है. Cilia move single-celled organisms such as paramecium through their environment with a rowing motion. Flagella, meaning whip in Latin, are flagella भी इसी की वजह से है. cilia and fewer number. Microtubule से बना हुआ है. Whip-like motion. The sperm of most animals and algae. हाँ, ये sperm के movement जो है वो भी microtubules की वजह से है. ये जो मूवमेंट इन्होंने दिखाई है ना आप लोगों को, ये वाली मूवमेंट, ये एक्चुअली किसकी है? ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मूवमेंट है. माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मूवमेंट से क्या मुराद है कि ये वो मूवमेंट है बेसिकली कि इसके अंदर जो मशीनरी होती है ना, जो सीलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है मशीनरी, वो मशीनरी बेसिकली किसकी बनी हुई होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है. और माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपको पता है किस प्रोटीन से बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं. तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है सीलिया और फ्लैजेला की, इसके अंदर मशीनरी माइक्रोट्यूब्यूल की है, और ये सारे सीलिया जो मूव करते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से मूव करते हैं. ठीक है, ये देख लें सीलिया, और जो स्पर्म की मूवमेंट अभी आपने देखी ये फ्लैजेला इसी वजह से है. Microtubules are also believed to be involved with the movement of organelles, such as vesicles. ये देखिए, ये जो मूवमेंट आपको अंदर नजर आ रही है, ये बेटा आपने जो क्वेश्चन किया था ना, एमीबॉइड मूवमेंट, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है ना, इसको अब ये सेल पूरा का पूरा एक साइड पे मूव करना शुरू. मैं आपको अभी ना एमीबा की मूवमेंट भी दिखाता हूँ, उससे भी आपको अंदाजा होगा कि एमीबा कैसे मूव करता है और ये हमें कैसे सपोर्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह. ये देखिए, ये देख, One hypothesis holds that vesicles and other organelles have receptor proteins to which motor proteins attach and then walk an organelle to its destination. ये देखें, जस्ट लाइक जैसे सड़क नहीं है, सड़क, ये ऊपर धुंधला क्यों आ रहा है? ये ऊपर धुंधला आ रहा है साइटोप्लाज्म का, कि नीचे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और उसके ऊपर जस्ट लाइक सड़क बनी हुई है, और वो जो भी वेसिकल होगी जिसने सेल में मूव करना होगा, वो रिसेप्टर साइट के जरिए आकर अटैच होगी और पूरे सेल में मूव करेगी. ये देखिए, पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद है. अच्छा, अब इसमें जो है वो साइटोस्केलेटन, मैं ना इसी का ना वो निकालता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ, इसके ना माइक्रोफिलामेंट्स निकालते हैं. कोशिश करते हैं ये, अगर ये हमारा जो है वो एनिमेशन, मेरा ख्याल ये एनिमेशन है इसमें, ये बड़ी, इसमें काफ़ी बातें क्लियर हो गई. ये जो वीडियो भी थी ना, इसमें काफ़ी बातें क्लियर हो रही हैं कि कैसे ये मूव करते हैं. नहीं, ये नहीं है. So that we can help individuals with cytoskeletal defects overcome health challenges. In this video, we will explore the 3 different types of cytoskeletal elements. इसमें ना एनिमेशन को प्रॉपर होनी चाहिए. एक तो ये थी ना बहुत ज़बरदस्त, उसके अलावा ये भी है एक मसाला. The cytoskeleton
ये देखें, अब ये जितनी मूवमेंट इसके अंदर हो रही है, ये साइक्लोसिस है, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, और इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह है। ये देखें, ये जितना रंग बिरंगा इसने शो किया है, ये पूरे सेल में फैले हुए माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है तीनों। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं। ये देखें, अब ये वेजिकल हो, मॉलिक्यूल हो, एंजाइम हो, सब ने इन्हीं के ऊपर मूव करना है। इसका मतलब है ये सेल के ऊपर फैले हुए हैं, सेल के अंदर जो है ये फैले हुए हैं। यार ये बाकी दो किधर गए, असद और वो अरहम, कब के गए हुए हैं ये? क्यों भाई, किधर गए हुए हैं ये? चलें बाहर। ये देखें, जस्ट लाइक वॉकिंग। देखें ये सेल की मूवमेंट, ये हमारे मसल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त। ये एनिमेशन वैसे पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर थी, उसने बात जो है वो थोड़ी सी देर में पूरी कर दी। चैनल कौन सा है, इसको तो सब्सक्राइब करें ना। ये भी इनर लाइफ ऑफ सेल, इसमें भी वो यही दिखा रहा है। ये देखें, ये फिलामेंट दिखा रहा है। चलिए, हमारे पास इतना को टाइम है, ये भी देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है वो। इसमें आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने अब तक पढ़ा है वो भी इसमें आ जाएगा। वो सारा वही साइटोस्केलेटन नेटवर्क है। ये देखें, ये मूवमेंट हो रही है, ये उसी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर मूवमेंट हो रही है। जो जहाँ जहाँ जिस चीज़ को कैरी करके लेके जाना है वो साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल्स और बेसिकली ये काम माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। सेल के अंदर की मूवमेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। ये देखें, पूरा नेटवर्क है। ये असल में आर्टिकल डिज़र्व करता है कि इस पर इतनी डिटेल वीडियो देखी जाए, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे सेल में मूवमेंट कैसे हो रही हैं। हमारे सेल में जो भी एक साइड से दूसरी साइड पे एक चीज़ जा रही है वो कैसे जा रही है। हमारा सेल आधा कैसे हो जाता है माइटोसिस में। हमारा सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या कर सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। ये सारा कुछ इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो, पूरी वेजिकल को लेकर जा रहा है। कैट वॉक हो रही है। ये फ्लैजेला के जरिए मूवमेंट हो रही है डिफरेंट चीज़ों की, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए। राइबोसोम, अब ये तो उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस दिखाना शुरू कर दिया। बहरहाल, अब आइए एक दफ़ा दोबारा नज़र मारते हैं जो बुक मौजूद है। नंबर 1, one very important function of microtubule is their role in assembly and disassembly of the spindle during
माइटोसिस। लेकिन अभी आपने ये भी देख लिया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फ्लैजेला और सीरिया बनाने में भी हेल्प करते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही काम होता है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए। माइक्रोफिलामेंट, ये सेल के अंदर की जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी मूवमेंट्स होती हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स के जरिए होती हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे सेल के वो चीज़ें हैं जो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रहा था कि साइटोस्केलेटन असल में चीज़ क्या है, और ये जो है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से साइटोस्केलेटन को पढ़ना कि ये तो अंदाज़ा हो कि भाई ये बला क्या है, क्या चीज़ है, और ये कैसे काम करता है। क्योंकि आमतौर पे हम ये आर्टिकल पढ़ के गुजर जाते हैं, बच्चों के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे मेम्ब्रेनुअस ना सही, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बच्चों के वहमो गुमान में भी नहीं होता। क्या वजह है? क्योंकि बच्चों ने इसको इस तरह नहीं देखा होता कि जितनी मूवमेंट है बिल्कुल डोर की तरह, किसी रस्सी की तरह आप किसी बकरे को खींच कर ले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक वेसिकल को दूसरी जगह जाने में माइक्रोफिलामेंट पे ऐड होना पड़ता है, और माइक्रोफिलामेंट उसको पूरे सेल में मूव करता है। अगर किसी सेल ने किसी जगह मूव करना है तो उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प चाहिए होती है। अगर हमारे क्रोमोसोम वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह सारा कुछ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये इस लिहाज से पढ़ना जो है वो इस तरीके से पढ़ना वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है जी बेटा, कुछ क्वेश्चन?